एवरेस्ट पर विजय पाना आसान नहीं, लेकिन इस मुश्किल काम पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नौजवान भी अब तेजी से आगे बढ़कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर जानिए दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने की पूरी कहानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के माउंटेनियर्स की जुबानी। साल 2019 में 22 मई की सुबह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की भावना डहरिया ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। आज इंटरनेशनल माउंटेन दिवस पर जानिए दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर फतह हासिल करने की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की महिला पर्वतारोही भावना डहरिया की जुबानी। माउंटेन में चढ़ना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा माउंटेन को चढ़ा जा सकता है। मिनिमम 13 से 14 घंटे लगते हैं टॉप पर पहुंचने के लिए। वहाँ पर बहुत मैक्सिमम डेथ हुई है, इसलिए उसको डेथ जोन बोलते हैं। कैंप 3 के बाद एक डेड बॉडी उसी रोप में बंधी हुई थी जिससे मैं क्लाइंब कर रही थी। वो जो फीलिंग थी उस टाइम पे शायद मैं गिव अप भी कर सकती थी कि शायद आगे चल के मेरी ऐसी स्थिति हो सकती है। -45 का टेम्परेचर, हड्डियाँ गला देने वाला टेम्परेचर वहाँ पर डाउन होता है। पूरा संघर्ष कैसा रहा और कब जाकर सफलता मिली कि जब आप सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच पाई? बिल्कुल, माउंटेन में चढ़ना आसान काम नहीं है और एवरेस्ट जैसे दुर्गम स्थान, मतलब ये कहना चाहिए -45 का टेम्परेचर, हड्डियाँ गला देने वाला टेम्परेचर वहाँ पर डाउन होता है, क्रेवासिस क्रॉस करने होते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं सबको बोलती हूँ कि ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब हमने जो ट्रेनिंग ली है माउंटेन में चढ़ने की और उसके ही भरोसे हम इस माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब कर पाए। बहुत सारे उतार चढ़ाव, मतलब ऐसी बहुत सारी जगह आई जहाँ पर हम हमारी जान से भी जा सकते थे, लेकिन वो ट्रेनिंग का पार्ट कि हमको कैसे सही स्टेप लेना चाहिए वो हमने ध्यान में रखा और हम क्लाइंब कर पाए। जो क्लाइंब करने का स्टार्ट पॉइंट है वहां से 6 दिन में हम बेस कैंप पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद बेस कैंप के बाद 4 और कैंप है। कैंप 1, 2, 3, 4 को डेथ जोन भी बोलते हैं और उसके बाद मिनिमम 13 से 14 घंटे लगते हैं टॉप पर पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा माउंटेन को चढ़ा जा सकता है। किसी भी माउंटेन में हम रोटेशन करते हैं, पहले बेस कैंप पहुंचते हैं, फिर कैंप 1 जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर कैंप 1 जाके 2 जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर कैंप 1 जाके 2 बिलो 3 तक जाते हैं जहां तक ऑक्सीजन है। अगर एवरेस्ट की बात की जाए उसके बाद हमको ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना होता है, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर हम वेदर रिपोर्ट का वेट करते हैं। मतलब वहां पर ऐसा है कि आप किसी भी दिन टॉप पर नहीं जा सकते, आपको पहले वेदर रिपोर्ट निकालनी होगी कि टॉप पर कैसा वेदर है, उसके अकॉर्डिंग हम नीचे से बेस कैंप से वापस से स्टार्ट करते हैं। डेथ पॉइंट का आपने जिक्र किया और ये सुनने में ही थोड़ा डरावना टाइप का है कि कैसा डेथ पॉइंट, ये क्या है, हम जानना चाहते हैं। ये अगर हम साउथ कोल की बात करें, जैसे एवरेस्ट में चढ़ने के 2 रूट हैं, एक चाइना साइड से, एक नेपाल साइड से। और जब कैंप नेपाल साइड से क्लाइंब करते हैं तो जो कैंप 4 है उसको साउथ कोल बोलते हैं, प्लस उसको डेथ जोन बोलते हैं। इसलिए डेथ जोन बोलते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि अगर आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन है और आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हुई है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो वहाँ पर बहुत मैक्सिमम डेथ हुई है, इसलिए उसको डेथ जोन बोलते हैं। जैसे मैंने डेड बॉडीज क्रॉस करी, कैंप 3 के बाद एक डेड बॉडी उसी रोप में बंधी हुई थी जिससे मैं क्लाइंब कर रही थी। तो उस डेड बॉडी को क्रॉस करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए थी और मेरा जो एंकर था, मुझे उस डेड बॉडी के आगे लगाना था। मैं उस डेड बॉडी के ऊपर मैंने हाथ रखा और अपने आप को क्रॉस किया। तो वो जो फीलिंग थी उस टाइम पे शायद मैं गिव अप भी कर सकती थी कि शायद आगे चल के मेरी ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया और ये कहा कि भावना, ये सब तो देखना ही था। मतलब ये कि अगर आप एवरेस्ट में जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप जिंदा वापस आए, आप भी उनमें से एक इंसान हो सकते हैं जो आज भी उस आइस में ढके हुए हैं या स्नो में ढके हुए हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही
खुशनसीब समझती हूँ कि मैं मतलब सेफली गई और वापस भी आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक वहाँ पर अभी भी हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप माउंटेनिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो ऐसे इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट हैं जो माउंटेनिंग के कोर्स कराते हैं, और ये अंडर टू आर्मी है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आर्मी के होते हैं, कुछ टाइम के लिए वो इन इंस्टीट्यूट में आते हैं, बाकी टाइम पे वो अपनी ड्यूटी में होते हैं। तो आप सबसे पहला जो कोर्स होता है वो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, और दूसरा एडवांस माउंटेनिंग कोर्स होता है। और ये मतलब आप अपने एजुकेशन के साथ भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 महीने के कोर्स होते हैं, लेकिन ये कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होते। आपको 25 kg का वेट लेकर चलना होगा, और आपको काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए रहेगी। और पहला जैसे मैंने बताया कि बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, इसका एक एग्ज़ाम भी होता है बाद में, जिसमें आपको A ग्रेड लाना होगा, तब आप एडवांस माउंटेनिंग कोर्स कर सकते हैं। तो और आगे भी और कोर्सेज हैं, जैसे MOI हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, और इसमें काफ़ी स्कोप भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड़ी चढ़ना है, आप लीजनिंग ऑफिसर बन सकते हैं, जो माउंटेन गाइड होते हैं आप वो बन सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट के मैं बारे में आपको बता रही हूँ, तो एज अ इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। जैसे MOI जो होता है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मैंने भी किया है, तो अब मैं अब एज अ इंस्ट्रक्टर माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। रेस्क्यू कोर्स जो मैंने जिसके बारे में आपको बताया, वो बहुत सारी आर्मी ऐसी जो हमारे इन आर्मी के लोग हैं जो ग्लेशियर में फंस जाते हैं, या कभी कोई एवलांच आता है तो वहाँ पर जो फंस जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की एक टीम बनती है। तो जो ये कोर्स किए होते हैं वो उस टीम में भर्ती हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर जो इस टाइप की लाइफ को पसंद करता है वो इसमें आ सकता है। अगर फीस की बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूट जिनका आपने जिक्र किया, क्या एक मिडिल फैमिली या फिर उसके नीचे की फैमिली इसको अफोर्ड कर सकता है कि बहुत ज्यादा फीस है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं तो बहुत ज़्यादा तो फीस नहीं है। इसमें करीबन 14,000 रुपये कुछ फीस लगती है, और पूरा 1 महीने का इक्विपमेंट से लेके खाना वगैरह सारा सब इंस्टीट्यूट का ही होता है। इवन जो ग्लेशियर में पहनने वाले क्लोथिंग है वो भी आपको इंस्टीट्यूट के साइड से ही मिलते हैं। तो ये बहुत रीजनेबल है, ये ऐसा नहीं है। इसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है मैम? कैसे एडमिशन होता है, लोग कैसे वहां तक पहुंचते हैं? इसमें ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, और ऐसा कोई रेफरेंस की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब अप्लाई करेंगे और उनके पास सीट होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोर्स है, ये पूरे साल भर उनके मंथली कोर्स चलते रहते हैं। तो आप जो सुटेबल होगा उसमें आपको वो सीट दे देंगे और आप वो कोर्स कर सकते हैं। जो लोग अभी माउंटेनियर बनना चाहते हैं वो कैसे तैयारी करें? उनके लिए क्या संदेश, आपका क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे माउंटेनिंग हो या फिर कोई भी एम हो, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माउंटेन की बात है क्योंकि आपको वेट लेकर चलना है, आपको पहाड़ में चढ़ना है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ का भी आप बिल्कुल ध्यान दें। और जैसे साइकिलिंग करें जिससे आपके काफ्स स्ट्रांग होंगे, थोड़ा वेट लेकर चलें तो आपको काफ़ी आदत हो जाएगी वेट लेकर चलने की। और जब आप कोर्स करने जाएं तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको फिजिकल को लेकर आप ध्यान दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसा आपने जिक्र किया कि पैसे नहीं इकट्ठा हो पाए थे, और पैसे नहीं हो पाने की वजह से आपको 4 महीने का वक्त लग गया, 4 साल का वक्त लग गया, माफ कीजिएगा, माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए। फंडिंग की बात करें, जो और लोग हैं उनके लिए फंडिंग कहां से मिलती है, कैसे होती है, और उन्हें कितना परेशान होना पड़ता है, और क्या करना होगा आगे जिससे फंडिंग मिल सके? बिल्कुल, मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा रूल बना दिया है जिसमें अगर मध्य प्रदेश का कोई भी पर्वतारोही अगर एवरेस्ट जाना चाहता है तो उसे 15 लाख की स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट के साइड से मिलेगी, और 10 लाख वो किसी भी कॉर्पोरेट सोसाइटी से ले सकता है। बर्फ से ढकी पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं होता। ज्यादातर पर्वतारोही यहाँ आकर अपनी जिंदगी तक हार जाते हैं। ऐसे ही कुछ पलों को साझा कर रहे हैं खुद सतना जिले से पर्वतारोही रत्नेश पांडे। जो एवरेस्ट की चोटी थी उसमें नीचे से ऊपर तक जाने में कितने कैंप रहते हैं और कितना समय लगता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? माउंट एवरेस्ट चढ़ने में लगभग 2 महीने का समय लगता है, और चूंकि एवरेस्ट 29,029 फीट ऊंचा है, 8,848
मीटर हाइट है। और जब आप क्लाइंबिंग करते हैं तो इतना ऊंचा पर्वत है कि आप एक बार में नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। उसको चरणबद्ध तरीके से कई चरणों में आपको चढ़ाई चढ़नी होती है। तो इस बीच आप 4 बार ठहरते हैं, पड़ाव लेते हैं, जिसे हम कैंप का नाम देते हैं। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। और चारों कैंप में सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद अंतिम जो चढ़ाई, वो मौसम, परिस्थिति, हालात सब देखने के बाद, सही मौसम है, सही समय है, उसके बाद कैंप 4 से जो हम चढ़ाई शुरू करते हैं। तो सपोज़ करिए कि शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच टीमें सभी मार्च शुरू कर देती हैं ऊपर जाने के लिए। और सुबह 4 से 6 बजे, 8 बजे के बीच में जो भी पर्वतारोही होते हैं वो टॉप तक पहुँच जाते हैं। और अलग अलग तरीके के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यदि मैं बेस कैंप से बात करूं, जो सबसे शुरुआती कैंप है, वहां से जब आप कैंप 1 जाते हैं तो वहां पे खुम्बू ग्लेशियर पड़ता है। खुम्बू ग्लेशियर को हम पॉपकॉर्न ग्लेशियर भी कहते हैं। अमूमन आपने पॉपकॉर्न को बनते हुए जरूर देखा होगा, कैसे वो ऐसा उचकता है जब वो बनता है। तो वैसे ही बड़े बड़े सेरेक्स आइस के पीसेस हिलते डुलते होते हैं। तो उस हिलन डुलन के बीच में कई बार आपको बहुत तेज जाना होता है, कई बार बहुत संभल के कदम रखना होता है, कई बार जैसे बिल्ली पाँव रखती है कैट वॉक, वैसा करना पड़ता है, क्रॉलिंग करनी पड़ती है। वो सभी चैलेंजेस फेस करके आप कैंप 1 पहुंचते हैं। और कैंप 1 से कैंप 2 के बीच भी लगभग वैसी ही परिस्थिति है। और उसके बाद कैंप 2 से कैंप 3 के बीच एकदम खड़ी चढ़ाई, और बीच में आपको बहुत से फेस जैसा एकदम टेक्निकल पार्ट मिलता है कि जहाँ पे 65-70 डिग्री की वर्टिकल हाइट है। उसके साथ में ऊपर से लगातार आपके ऊपर बर्फ़ गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, उनसे बचते बचाते उस मूवमेंट को एंजॉय करते आप कैंप 3 जाते हैं, वहाँ से कैंप 4, और ऐसा करते हुए आप फिर फाइनली एवरेस्ट को चढ़ते हैं। पर्वतारोही जो बनने के लिए क्या कोई खास कोर्स होता है, क्या क्या उसमें फॉर्म भरनी पड़ती है, क्या प्रोसेस होती है पर्वतारोही बनने के लिए? सबसे पहले बताना चाहूँगा, भारत में कई ऐसे पर्वतारोहण संस्थान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रखी है। और यहाँ के पर्वतारोहियों ने शायद दुनिया के कोई ऐसे पर्वत हों जो नहीं चढ़े हों। और भारत में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में है, इसके साथ में नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी में है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है। ये वो संस्थान है जहाँ पे आप जाके पर्वतारोहण की, माउंटेनियरिंग की ऑफिशियल ट्रेनिंग ले सकते हैं। कम से कम 16 साल की उम्र से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 45-50 साल तक का आपका जो एज बार है उस पर आप एनरोल कर सकते हैं। बेसिक कोर्स आप A ग्रेड से करेंगे, देन एडवांस कोर्स, देन मास्टर कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स। तो लगभग हर एक कोर्स का जो समय होता है ये लगभग 1 महीने का समय होता है। और एक तरीके का जैसा कमांडो ट्रेनिंग होता है वैसा आपका ना केवल थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिलता है माउंटेन्स के बारे में, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। इसमें काफ़ी खर्च आता होगा, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? क्या कोई ऐसे संस्थान हैं जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहते हैं उनको आप, मतलब कहने का मतलब कि उनको गाइड करें कि कैसे इसके लिए फंडिंग करें, कैसे वो उसमें काम करें कि इतने बड़ी बड़ी जो पर्वतों और विदेशों में जाके काम करना रहता है, उसमें कैसे फंडिंग होती है? माउंटेनियरिंग के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि माउंटेनियरिंग में M³ की ज़रूरत होती है। माइंड, मनी, मसल, तीनों चीज़ें आपको चाहिए। बहरहाल आपके पास माइंड है, मसल है, बट मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि एवरेस्ट जैसा पर्वत चढ़ने में आपको 25 लाख रुपए के आसपास का खर्च आता है। और अभी तक यदि मैं बात करूं तो अलग अलग राज्य सरकारों के अलग अलग दिशा निर्देश हैं, अलग अलग रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, बट कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप जनरेट करना बहुत ट्रिकी होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश के खास तौर से खेल और युवा कल्याण विभाग का, जिसने पर्वतारोहण को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे ग्रांट शुरू किए हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि कोई मध्य प्रदेश का रहवासी कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है तो उसे 15 लाख रुपए तक का ग्रांट मध्य प्रदेश शासन देगी अपने तरफ से। इसके अलावा आपको अलग अलग कॉरपोरेट से बात करनी होती है, CSR फंड के तहत आप अलग अलग जगहों से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। और यदि आप एक अच्छे क्लाइंबर हैं, आप कंसिस्टेंसी बना के आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो बेशक आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और एट द सेम टाइम अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सपोर्ट करता है। लाख आंधी तूफानों से लड़कर भी आगे बढ़ना तो कोई इनसे सीखे। इनके हौसलों के आगे तो खुद पहाड़ भी छोटा पड़ गया। शुरुआत तो इत्तेफाक से हुई थी, दिन 10 टाइम्स मुश्किल भरा होता है। इतने बड़े एक्सपीडिशन पे छोटी छोटी गलतियों से जान जाती है, बड़ी गलतियों से जान कभी नहीं जाती।
जब मैं घर से निकला था तो जिद पे निकला था। इंडिया में किसी स्पोर्ट्स को समझते नहीं हैं। लगता है कि ये सब बेकार ही काम है, पढ़ाई के अलावा दुनिया का कोई अच्छा काम है ही नहीं। थोड़ा ज़्यादा हो गया घर वालों को सुनाना, तो घर ही छोड़ दिया। जिंदगी का लास्ट क्लाइंबिंग समझ के क्लाइंब करूँगा, तो ये मत सोचना कि वापस आऊँ ना आऊँ। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो इत्तेफाक से हुई थी। एक स्टीफेंस कॉलेज के लड़के लड़कियाँ आती थी हाइकिंग क्लब के। मैं बोला कि मुझे भी सोसाइटी ज्वाइन करना। उन्होंने कहा कि कॉलेज आ जाओ, ज्वाइन कर लेना। कॉलेज गया तो पता चला कि आउटसाइडर्स नॉट अलाउ। मुझे लगा कि एडवेंचर क्लब है वो खुलवाता हूँ। अब खुलवाने के लिए जब मैं गया कि एडवेंचर क्लब खुलना चाहिए, तो उन्होंने कहा यू आर स्किल्ड और नॉट। मैं बोला नहीं सर, कभी जिंदगी में पहाड़ देखा? मैं बोला नहीं सर। तो बोलते हैं तुम एडवेंचर क्लब नहीं चला पाओगे। अब वो बात मुझे लग गई थी। तब मैंने लगभग उस पर स्टडी किया 6-7 महीने। देन डिसाइड किया कि हाँ, अब मुझे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स करना चाहिए। अब फर्दर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं 2013 से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया। 14 मई को आपने माउंट एवरेस्ट पर आप चोटी पर चढ़ गए थे। उस वक्त आपके साथ देश का तिरंगा भी था, छत्तीसगढ़ शासन का एक ध्वज भी था, और उसके साथ साथ जी मीडिया का भी एक बैनर था। एक फ्लैग था जी मीडिया का। आपके जरिए हम भी सबसे पहले वो न्यूज चैनल बने हैं जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे हैं। जरा शुरुआत से बताइए, पहले दिन से, कि कैसे आपका वो पूरा प्लान तैयार हुआ, कितने आपके साथ लोग थे और क्या क्या मुश्किलें बीच में आई, कैसे आप पहुंचे? मेरे ऊपर स्टेट की जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का फ्लैग के लिए मैंने 2015 में कमिटमेंट दिया था अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीमती रितु सेन को। वो कमिटमेंट मुझे आज भी याद है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुझे हेल्प किया, बोला थी कि छत्तीसगढ़ का फ्लैग लगना चाहिए, तो वो जवाबदारी थी। तो वो जवाबदारी की वजह से मैं 4 साल से अपना कंटिन्यू एफर्ट कर ही रहा था। तो जब मैं घर से निकला 9 अप्रैल को, तो वाया दिल्ली होके मैं निकला। बीच में 4 अप्रैल को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर ने फ्लैग ऑफ दिया और राष्ट्रपति जी ने कृपा दिखाई, फ्लैग ऑफ दिया, तिरंगा दिया, बोला कि इसे एवरेस्ट के टॉप पे लगा के आना। तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब मैं 9 अप्रैल को काठमांडू पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं लेट से पहुंचा था। लेट से पहुंचने की वजह से अब बहुत सारे टीम थे जो लास्ट में आए थे। अब सबको टीम लीडर बनाने की बारी थी। अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और एक्सपीडिशन जाना जरूरी था। अब जिम्मेदारी और एक और जिम्मेदारी कि टीम लीडर मेरे लिए भी एक नया था, क्योंकि पूरी टीम का प्रेशर रहेगा। खुद तो क्लाइंबिंग करना ही है, टीम को भी देखना है। सो मुझे लगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर धोनी और जब विराट कोहली अपनी कप्तानी कर सकते हैं, अंडर प्रेशर में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दे सकता। मैं बोला कि अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो अच्छे से निभाते हैं। तो मैं एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को और लगभग 2-4 दिन रुका। तब तक पूरी की पूरी टीम एवरेस्ट के लिए कूच कर गई थी। लास्ट मैं था और जो डायरेक्टर जनरल थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, वो बोले कि जब तक मेरा सिग्नेचर नहीं होगा तब तक परमिट इशू नहीं होगा। परमिट इशू नहीं होगा तो तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि लाइसेंस ऑफिसर भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे रुकना था। नाम रोशन किया आपने राहुल, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया कि वहाँ एक भारतीय है, ऑफिशियली जो भारतीय है, और वो इतना छोटा है, वो टीम लीड कर रहा है। बाकी जो दूसरे देश के जो लोग थे वो आपसे बात करते होंगे। हाँ। तो क्या बात होती थी आपकी उम्र को लेकर, आपके एक्सपीरियंस को लेकर, आपकी टीम लीडरशिप को लेकर, क्या बात होती थी? हमेशा सवाल उठता था कि एक 23 साल का बच्चा हमें लीड कर रहा है। वो गोरों को पछती भी नहीं है वो। हाँ, कई लोगों को पछता नहीं है। तो क्या कहते थे वो? कमियां निकालते थे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। और मैं, अगर लोग 8 घंटे सोते थे तो मैं 4 घंटा सोता था, कि मुझे इस बात का प्रेशर रहता था कि अगर वेदर सही है कि नहीं। क्योंकि इतने बड़े एक्सपीडिशन पे छोटी छोटी गलतियों से जान जाती है, बड़ी गलतियों से जान कभी नहीं जाती। क्योंकि बड़ी गलतियां दिख जाती, छोटी गलतियां कभी नहीं दिखती। अगर बच्चा फौज में चले जाए तो परिवार दिल मजबूत कर लेता है कि हाँ, देश सेवा में गया हुआ है, गोली भी लग सकती है। मम्मी ने, पापा ने ये नहीं कहा कि ये कौन सा शौक पाला है जिसमें वापस आने की गारंटी नहीं है? 2013 से सुन रहा था,
15 तक सुना, 16 तक सुना। अब थोड़ा ज्यादा हो गया घर वालों को सुनाना, तो घर ही छोड़ दिया। अच्छा, घर वालों से सुन रहे थे आप? हाँ। और फिर घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। मुझे लगा कि घर पे रहूंगा तो ये हमेशा ये छोटा छोटा इमोशनल ब्लैकमेल होते रहेगा, क्योंकि इंडिया में किसी स्पोर्ट्स को समझते नहीं है। लगता है कि ये सब बेकार ही काम है, पढ़ाई के अलावा दुनिया का कोई अच्छा काम है ही नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे रायपुर शिफ्ट होना चाहिए, मैं रायपुर शिफ्ट हो गया। ये जो आखिरी बातचीत का दौर है, मैं चाहता हूं कि एक बार जरा फिर से वो ऊपर की बातें बताएं। वहां चूंकि एक्सप्लोरेशन होते रहते हैं, लोग पहुंचते रहते हैं, तो हर कोई जाता है अपना झंडा वहां गाड़ के आता है। तो वहाँ झंडे हैं या वो हवा साथ में उड़ा ले जाती है? नहीं, लोग झंडे गाड़ते नहीं हैं, वो फ्लैग के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कुछ लोग जो खत होते हैं, जो तिब्बतन फ्लैग, वो लगा के आ जाते हैं। अच्छा, जो वहाँ पर कुछ है, हाँ, उन्हें खत कहा जाता है। कुछ तिब्बतन फ्लैग लगा के आ जाते हैं। जैसे मैंने खत लगाया, तिब्बतन फ्लैग तो नहीं थे मेरे पास क्योंकि इंडियन फ्लैग था। सो मैं वो किया और वापस वो अपने पूरे फ्लैग को वापस मैं अपने बैग में लेके आ गया, क्योंकि सिर्फ फोटो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ। अच्छा। वीडियो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों से खुद को मजबूत बनाकर डटे रहने वाले राहुल गुप्ता आज माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं।